हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू CI एकेडमी। और हमारा साइंस का सीरीज़ चल रहा है जो बिल्कुल आपको देखना चाहिए। ऑलरेडी हमारे 11 PYQ के जो मॉक सीरीज़ हैं वो यूट्यूब पे जा चुके हैं और उसकी PDF भी है जो हमारे टेलीग्राम के करंट अफेयर्स चंद्रमणि IAS एकेडमी करंट अफेयर्स के चैनल पे भी जा रही है और चंद्रमणि IAS एकेडमी एक जो ऑफिशियल चैनल है उस पर भी जा रही है। तो आप जाना, टेलीग्राम पे भी आप सर्च करना, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता फिर भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा PDF भी। एंड हमारा जो ये सीरीज़ है बिल्कुल चलता रहेगा एग्ज़ाम के पहले तक, जैसा कि मैंने शुरू दिन से ही मैं ये कह रही हूँ और ये बिल्कुल चलेगा। तो हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज हम क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं कुछ थोड़ा बायोलॉजिकल, कुछ थोड़ा ना मतलब फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन और आपको आई थिंक सो कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस में ना आपको आता ही हो, तो आप ना एकदम ट्राई करना कि आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स में ना आंसर कर दो क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन पढ़ो आंसर कर दो, ऐसा आप ट्राई करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इफेक्टिव होता है ना, वह विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने में प्रभावी है, तो कौन सा है, A, B, D या K? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D या विटामिन K, कौन सा होगा? तो विटामिन K है ना, विटामिन K, विटामिन को K होगा, ये सबको ही अच्छे से मालूम होगा, आई एम वेरी श्योर। नहीं मालूम होगा या भूल गए होगे तो याद तो आ ही गया होगा, लेकिन आई थिंक सो कि मालूम होगा। विटामिन K के बारे में तो आपको पता है, लेकिन आपको मतलब विटामिन A, विटामिन D के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना, करेक्ट, पता ही होना चाहिए। तो विटामिन A को हम क्या बोलते हैं? जेरोथैल्मिया, जेरोथैल्मिया बोलते हैं। विटामिन A को हम लोग बोलते हैं, जिससे कि हमें क्या मतलब क्या डिजीजेस हमें देखने के लिए मिलती है, तो ड्राई आईज, ड्राई आईज, फिर और क्या मिलता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो विटामिन A के बारे में भी सबको ही मालूम होगा, नॉट सो वेरी बिग डील। विटामिन B का देख लें, तो विटामिन B में हमें लाइक क्या होता है, जैसे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉलेट, इसमें हमें क्या ऐसा फील होता है, तो फैटिग, फैटिग है ना, फैटिग होता है। एंड देन नर्व इश्यूज भी हो सकते हैं, नर्व इश्यूज, ठीक है, नर्व इश्यूज, ठीक है। विटामिन D की कमी से हमने क्या देखा था, रिकेट्स, रिकेट्स आपने सुना ही होगा। तो आपको विटामिन्स वाला भी कर लेना थोड़ा, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, हमें कर लेना है। BPSC का कुछ भी अता पता नहीं है, ना ही BPSC का अता पता है, ना BPSSC का अता पता है, ठीक है। तो विटामिन K इज ए क्रूशियल फैट सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है, ये फैट सॉल्यूबल, क्रूशियल फैट सॉल्यूबल विटामिन है, नेसेसरी फॉर प्रॉपर ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन को ही हम क्लॉटिंग कहते हैं, कोगुलेशन को ही क्लॉटिंग कहते हैं। एंड द बॉडी यूजेस इट टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द लिवर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स which are essential for the blood to form clots and stop bleeding आफ्टर एन इंजरी। तो ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली होना ज़रूरी इसलिए है कि हमारा जो नॉन स्टॉप अगर ब्लीडिंग होने लग जाता है आफ्टर एनी इंजरी, तो अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो फिर बचेगा कोई, बताओ, मतलब अगर सारा ही ब्लड निकल जाएगा ना, तो ब्लड फ्लो को ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको हम रक्त जमावट कहते हैं और ये आवश्यक है, एक महत्वपूर्ण वसा में घुलनशील विटामिन है ना। शरीर इसका उपयोग यकृत में विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए करता है, जिन्हें थक्का जमाने वाले कारक कहा जाता है, जो चोट के बाद रक्त का थक्का बनाने और रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं, करेक्ट। चलो, द फीमेल सेक्स हार्मोन, तो जो फीमेल का सेक्स हार्मोन है उसका क्या नाम है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन तो नहीं होगा, पहली बात है ना, इन दोनों में से कोई होगा, तो वो हमारा हो जाता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो जाता है। एस्ट्रोजन जो हमारा है ये क्या है, ये क्या है, फीमेल
सेक्स हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन हमारा मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारा एक पैनक्रियाटिक हार्मोन है, पैनक्रियाटिक हार्मोन which regulates blood glucose level, which regulates what? Blood glucose level, ठीक है। तो जो हमारा ग्लूकोज जो बन रहा होता है हमारे बॉडी में, तो उसके लेवल को रेगुलेट करना, मतलब नियंत्रित करना किसका काम है? तो वो इंसुलिन का काम होता है। और इंसुलिन को कौन बना रहा है? तो पैनक्रियास बना रहा है, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ? ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं लव हार्मोन, लव हार्मोन बोलते हैं। और इसको बना कौन रहा है? तो इसको बना रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी इसको बना रहा है। और ऑक्सीटोसिन क्या क्या कर रहा है? तो वो आपका चाइल्ड बर्थ को हेल्प कर रहा है, मतलब उसको होने में। देन आप मतलब हाँ, एंजाइटी को भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंजाइटी को भी रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एंजाइटी को भी रिड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली आपको रिलीफ हार्मोन होता है, इसलिए हम इसको लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया होगा। और भी जितने भी हार्मोन्स होते हैं आप उनकी एक लिस्ट रेडी कर लेना, और उनको कौन रिलीज करता है और क्या उससे इफेक्ट, मतलब क्या उसका प्रभाव होता है हमारे बॉडी पे, वो भी आप मेंशन कर लेना अपने लिस्ट में, ठीक है। चलो, तो हाँ, एस्ट्रोजन के बारे में थोड़ा चीज हम जान लें कि एस्ट्रोजन क्या है। इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन मोस्टली प्रोड्यूस बाय द ओवेरीज, है ना। ओवेरीज के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। यह मुख्य मादा यौन हार्मोन है जो अधिकतर अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। इट इज वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। चलो, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हम बस एक ही चीज पढ़े हुए हैं, वो है हमारा आयोडीन, करेक्ट। तो आयोडीन, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो किसके डिफिशियंसी से? यानी कि थायराइड ग्रंथि का निर्माण किसकी कमी के कारण हो रहा है? तो किसकी कमी है? तो वो आयोडीन है भाई। क्या है? आयोडीन है। हमने पढ़ा भी है ना, लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज दिस, तो आयोडीन हो जाएगा। बाकी विटामिन ए और कैल्शियम और आयरन के बारे में तो आपको पता ही होगा। विटामिन ए का भी हमने पहले देख लिया था कि जेरोथैल्मिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस वाली चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, ड्राई आईज, है ना। ये सारा चीज हम पढ़ लिए विटामिन ए के बारे में। कैल्शियम की कमी से आपको पता है बोन्स से रिलेटेड इश्यूज हमें हो सकते हैं, करेक्ट। अब कैल्शियम की कमी को हम अगर कोई बायोलॉजिकल नेम से जाने तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे ओस्टियोपोरोसिस हम बोलेंगे, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम अगर हमें हो रहा है तो, ठीक है। तो इससे जो भी चीजें होंगी बोन्स से रिलेटेड होंगी। रिकेट्स भी हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि रिकेट्स भी हमारा बोन्स से ही रिलेटेड होता है। बोन्स में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स होते हैं। विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, हमें रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आयरन की कमी के बारे में तो आपको पता ही है कि एनीमिया जैसी इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी आपको जो मॉलिक्यूल्स, आपको बायोमॉलिक्यूल्स दिखे तो आप उन पे भी पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे। आगे के क्वेश्चंस में और भी आपको क्वेश्चंस वैसे मिल जाएंगे, नहीं तो आप खुद से भी इन चीजों पे ना लिस्ट बनाते रहना, करते रहना, ताकि आप जब क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखने के लिए आओ ना तो आपको लगे नहीं मैं तो ये जानती हूँ या मैं ये जानता हूँ, फिर आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में, ठीक है। ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो अब जो भी टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना उन पे थोड़ा और आप पढ़ लेना खुद से भी, ठीक है। आयोडीन इज अ की इंग्रेडिएंट द थायराइड ग्लैंड यूजेस टू मेक वाइटल हॉर्मोन्स। व्हेन देयर इज नॉट इनफ आयोडीन इन द डाइट, अगर हमारे खाने में आयोडीन काफी नहीं है, ठीक है,
द थायराइड ग्लैंड स्ट्रगल्स टू मेक दीज हॉर्मोन्स एंड स्टार्ट्स टू ग्रो लार्जर इन साइज। तो क्या होता है ना, हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, इट्स लाइक बटरफ्लाई, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब भी हमारे खाने में आयोडीन की मतलब जितनी होनी चाहिए उसकी मात्रा उससे कम होती है, अगर कम होती है तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो काफ़ी मेहनत मशक्कत करता है कि वो हार्मोन्स बना सके, थायराइड हार्मोन्स बना सके। लेकिन वो उस मशक्कत की वजह से क्या होता है कि उसका जो साइज होता है वो लार्जर होने लगता है, इट्स ग्रो इन लार्ज साइज, ठीक है। तो वही हमारी क्या हो जाती है, एक तरीके की इशू हो जाती है, एंड दिस एलार्जमेंट इज नोन एज गोइटर, और उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, गोइटर, जो हमारा नेक के पास थोड़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज, क्या हो जाएगा, मतलब मानव जीव का कड़वाहट के प्रति संवेदनशील क्षेत्र। मतलब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि आपको ऐसे ना टंग बना दिया और आपको सबके ना पार्ट्स बताने हैं, सबके ना पार्ट्स बताने हैं। तो आपको पता होगा कि जो बिटरनेस यानी तीखापन जो हमें फील होता था ना, खट्टा मीठा हमें फील होता है हमारे जो टंग का ना, इधर फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना वहीं पे फील हो जाता है, लेकिन जो बिटरनेस फील होता है ना वो हमें पिछले भाग में यानी कि यहाँ पे फील होता है, पोस्टेरियस में, पोस्टेरियर पार्ट में, ठीक है, पिछला भाग में फील होता है जो तीखापन फील होता है, जो टेस्ट हमारा जो टंग है वो कर पाता है, तो पोस्टीरियर पार्ट में कर पाता है, ठीक है। द पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जो बैक पार्ट होता है टंग का ऑफ द ह्यूमन टंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है टू बिटरनेस, एंड दिस इज एन इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन टू हेल्प डिटेक्ट पोटेंशियल टॉक्सिन्स विच आर ऑफन बिटर बिफोर इंजेक्शन, ठीक है। मतलब अंदर खाना जाने के पहले ही हमें वो फील हो जाता है। चलो, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्या, आप लोग को तो मतलब चाहिए कि थोड़ा स्लो नहीं रहे, जल्दी जल्दी बताओ जाओ। तो जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, मतलब जिंजर एक स्टेम है लेकिन ये रूट नहीं है, क्यों, क्यों ऐसा है कि जिंजर को जबकि वो जमीन के नीचे मिट्टी में हो रहा है फिर भी हम उसे स्टेम बोल रहे हैं ना कि रूट बोल रहे हैं। तो समझ लो कि ये मैं जिंजर बनाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने ऐसा तो किसी ने नहीं, मतलब होता होगा जिंजर, ठीक है, समझ लो ये जिंजर है, ठीक है। अदरक है, ये अदरक कहीं से भी फैल गया, ठीक है। तो अदरक है। अब इसमें आपने देखा होगा ना कि यहाँ छोटे से भी छोटा सा निकला होता है, कहीं कहीं छोटा सा ऐसे, कोई कहीं बड़ा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, इसलिए तो कहीं से भी फैलने लग जाता है, कहीं से भी उसके नोड्स निकल। तो क्योंकि इसके जो ये नोड्स हैं, क्या है, नोड्स, तो नोड्स वगैरह किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, स्टेम में होते हैं, रूट्स में होते हैं क्या नोड्स वगैरह, नोड वगैरह, जिस इसको हम क्या बोल रहे हैं, नोड्स, NODES, ठीक है। तो हम जो हमारी डंडी होती है, पेड़ की डंडी, कोई भी पौधे की डंडी होती है, उसी में नोड्स निकलते हैं ना, ताकि दूसरा वाला भी शाखा ऐसे निकल सके, कोई डाली निकल सके, नोड्स निकलते हैं ना। उसी तरीके से स्टेम में भी नोड्स निकलते हैं, मतलब सॉरी अदरक में भी नोड्स निकलते हैं ताकि वहां से भी वो एक शेप ले सके, है ना। इसलिए इसको हम स्टेम में कंसीडर करते हैं, किसमें, स्टेम में कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट स्टोर्स फूड मटेरियल, इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स, इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। बाकी सारा जो ऑप्शन है उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिंजर इज अ स्टेम, स्पेसिफिकली अ राइजोम, इसको हम राइजोम कहते हैं, बिकॉज इट possesses what, nodes and internodes which are structural feature, ये इसका structural feature है, unique to stems, है ना, roots lack these structures, है ना। अदरक एक तना है, विशेष रूप से एक प्रकंद है, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जो तनों के लिए अद्वितीय संरक्षणात्मक विशेषताएं हैं, जड़ों में ये संरचनाएं नहीं होती हैं। तो मतलब रूट्स में ऐसा कोई फीचर नहीं होता है कि रूट्स के जो है नोड्स और इंटरनोड्स हों, है ना, ऐसा फीचर तो रूट्स में नहीं है ना, इसीलिए हम इसको किसमें, स्टेम में कंसीडर करते हैं।
द स्वीटेस्ट शुगर एमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है इसमें से? तो ये सारे ही शुगर है ना। और आपको पता होगा कि फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो है ना स्वीटेस्ट शुगर है, बहुत सबसे मीठी। तो फ्रुक्टोज क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर, है ना। इट हैज अ रिलेटिव स्वीटनेस दैट इज हायर देन सुक्रोज, सुक्रोज से भी हायर होता है ना, जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं। ग्लूकोज एंड माल्टोज, इन सब से सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड ऑफन फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी, फ्रूट्स और हनी में भी ये पाया जाता है और ये मोनोसैकेराइड है। आपको पता ही होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सारी चीजें। चलो, among the following which is not a true fruit, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? अच्छा, आपने पढ़ा है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में। ठीक है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जिन्हें पता होगा उनके लिए तो रिवीजन है, वो तो स्किप भी कर देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा वो सुन लो। तो थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ आपका। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है कि एकदम कॉमन चीज़ें याद रखना कि सबसे पहली चीज़ की ट्रू फ्रूट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फॉल्स फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम देख लें, ये इसमें सीड्स होंगे, सीड्स इसमें होंगे, सीड्स होंगे। जो मैं टिक कर रही हूँ ना उसमें वो चीज हो रही है, जिसमें मैं ऐसे क्रॉस कर रही हूँ वो चीज नहीं हो रही है। इसमें सीड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, मे और मे नॉट। ठीक है, ठीक है, इसमें सीड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, मे और मे नॉट सीड्स। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और क्या बताऊं मैं इसमें, जैसे कि इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मेज हो गया, पीज हो गए, है ना, मेज हो गए, पीज हो गए, ये सारे हो गए। और भी आप ले सकते हो, मेज, पीज, और सोचो याद तो नहीं आ रहा अभी कुछ, बट ले लो, ग्रेप्स भी ले लो। इसमें आप एप्पल ले लो, एप्पल ले लो, है ना, एप्पल ले लो इसमें। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? नॉट ए ट्रू फ्रूट पूछ रहा है, तो एप्पल, है ना। एप्पल को हमने क्यों लिया? बिकॉज ये एक ट्रू फ्रूट नहीं होता है। A true fruit सत्य फल develops exclusively from the ripened ovary। हाँ, ये भी आपको बताना था कि जो ट्रू फ्रूट होता है वो रिपेंड ओवेरी से ही बनता है, पके हुए अंडाशय से ही बनता है। ऑफ अ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना। डेट्स, ग्रेप्स, डेट्स जो हो गए, खजूर वगैरह हो गए, ग्रेप्स हो गए, है ना, प्लम्स हो गए, आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू फ्रूट्स। ये सारे जो हैं वो ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। एज दे फॉर्म सोलली फ्रॉम द ओवेरी, क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो है वो ओवेरी से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या था? नॉट, तो एप्पल जो है हमारा ट्रू फ्रूट नहीं है। ट्रू फ्रूट क्या होता है? देखो यहाँ पे भी आपको डेफिनेशन मतलब दिया हुआ है सेपरेट कर करके अच्छे से। तो ट्रू फ्रूट में हम देख रहे हैं डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवेरी ऑफ द फ्लावर, मतलब केवल ये जो है फूल के अंडाशय से विकसित होता है। और मैंने बताया था उधर कि फर्टिलाइजेशन वगैरह, सीड्स वगैरह के बारे में। तो आपको यहाँ पे भी और भी एक पॉइंट मिल गया। एग्जाम्पल्स आप देख लो ट्रू फ्रूट के, मैंगो हो गया, है ना, ग्रेप हो गया, प्लम हो गया, डेट हो गया, ये सब ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है। आम, अंगूर, आलू, बुखारा, खजूर। उसके बाद आप फॉल्स फ्रूट देख लो। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि ये डेवलप होता है मतलब अदर फ्लोरल पार्ट से, जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना उससे मोस्टली ये उसी से होता है। ठीक है,
ओवेरी से बहुत कम होता है, फ्लोरल पार्ट से होता है, सच एज द थैलमस, मतलब थैलमस से ये इसका जो है फॉर्मेशन हुआ हो। इसका दिया है, इसमें एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया था। अच्छा, फॉल्स फ्रूट में मैंने बताया ना, एप्पल और भी कुछ कुछ ले लेना जिसमें कि सीड्स अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देख लो, लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन। तो लेग्यूम्स मतलब क्या हो गया, दाल। तो दाल किस चीज में रिच होता है, प्रोटीन में। इसमें क्या सोचने वाली बात है। लेग्यूम सच एज बीन्स, बीन्स भी हो गए उसमें, है ना। लेंटिल्स हो गए, पीज हो गए, पीनट्स हो गए। तो ये सब किस चीज के लिए, हाई प्रोटीन के लिए। बहुत कोई पता है बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो मतलब कि एकदम मसल्स वगैरह स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, जिम वगैरह जाते हैं, अब वो अलग से प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इंजेक्शंस भी लगवाते हैं बहुत, और नहीं हुआ तो फिर वो एग्स वगैरह ले रहे हैं, फिर बॉइल्ड चिकन ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको पता है नॉनवेज नहीं रहना जरूरी नहीं है, आप वेज रह करके भी आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हो। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि आपको तौल तौल के खाना पड़ता है कि इतना प्रोटीन आपको एक दिन में लेना है, कैलोरीज इतनी घटानी है एंड ऑल, कितना कैलोरीज आपको इंटेक करना है, कितना प्रोटीन इंटेक करना है। तो अगर आप दाल वगैरह खा रहे हो, आप बीन्स वगैरह खा रहे हो, आप ये पीनट्स वगैरह खा रहे हो, है ना, तो इन सब चीजों से भी आपको भर भर के प्रोटीन मिल रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब नॉनवेज रह करके ही आपको प्रोटीन मिलेगा। ये बहुत ज्यादा प्रोटीन आप अगर आप इसका भी मेजरमेंट करो तो काफी मिल रहा है प्रोटीन आपको इससे भी, ठीक है। They are essential components of diets worldwide and particularly imported as an inexpensive protein source for many population. तो ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, है ना, महंगे भी नहीं होते हैं। हमारा मतलब पॉपुलेशन जो है इसको कंसिडर कर सकता है प्रोटीन इंटेक के लिए। लेकिन जिनके पास काफ़ी पैसे होते हैं वो सोचते हैं इनसे थोड़ी प्रोटीन मिलेगा, वो तो जाएंगे मस्त एकदम दो बना बना के प्रोटीन वाले सारे नॉनवेज, ठीक है। And their high protein value is due to the symbiotic relationship with nitrogen fixing bacteria in their roots, which convert atmospheric nitrogen into usable forms. तो इसके पास इन जो ये हमारे जो वेज लेग्यूम्स होते हैं, इनके पास प्रोटीन इतना क्यों होता है, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ होता है रूट्स में, जो कि कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्लोव। क्लोव क्या होता है, क्लोव क्या होता है। अभी सर्दियों के दिन में, ठंड के दिनों में तो अभी बहुत यूज हो रहा होगा सबके घर में, चाय वगैरह में भी। तो वो लौंग होता है ना, लौंग जो हल्का सा कड़वा होता है, लौंग का क्या शेप होता है। हट, मुझे बनाना नहीं आता यार। कुछ ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसा ही लॉन्ग होता है, नहीं बनता मुझसे कुछ। तो लॉन्ग का जो शेप होता है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि वो कोई आप फूल वगैरह का पेड़, फूल का पौधा देखे ही होगे, तो जो फूल खिला नहीं होता है वो ऐसे बंद होता है ना, ऐसे ऐसे बंद होता है वो फूल, और जब वो उस पर धूप पड़ती है, उसका मतलब टाइम होता है खिलने का, तो ऐसे 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 खिलता है, करेक्ट। लेकिन जो ऐसे बंद होता है उसका ऐसा ही शेप होता है, मतलब ऐसा ही शेप होता है, करेक्ट। यानी कि वो एक कली है, अभी कली है वो, अभी फूल बनी नहीं है, क्या है, कली है, वो खिलेगी धीरे धीरे। तो कली का जो शेप होता है, तो आप बताओ मुझे कि लौंग क्या होगा, फ्रूट होगा, स्टेम होगा, रूट होगा, या फूल की कली होगी, फ्लावर बर्ड होगा, क्या होगा। तो फूल की कली, क्योंकि इसका शेप ही वैसा है ना, शेप ही वैसा है इसका, कोई भी समझ जाएगा। तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकली, इसको क्या बोलते हैं, सीजियम एरोमेटिसम, या फिर सीजियम एरोमेटिकम, ये भी बोल सकते हो। सीजियम एरोमेटिकम बोलते हैं इसको, एंड इज ए स्पाइस डिराइव्ड फ्रॉम द ड्राइड अनओपेंड फ्लावर बर्ड ऑफ द क्लोव ट्री। तो लौंग का जो पेड़ होता है जिसमें कि बिना खुला हुआ, अनओपेंड बोल रहा है आपको, फ्लावर बर्ड यानी कि फूल की कली, ठीक है। These birds are hand-picked before they open and typically when they turn bright red color and are then dried in the sun.
तो कहा यहाँ पे बोल ये रहा है कि जो कली होती है जो वो रेड कलर की हो जाती है और वो बंद होती है, तभी उसे हाथ से तोड़ लिया जाता है पौधों से, उसे खिलने नहीं दिया जाता है और उसे धूप में फिर क्या सुखाया जाता है, तब जा करके वो लौंग बनता है। ठीक है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा एंड फ्लेवर कम फ्रॉम एन इसेंशियल ऑयल कॉल्ड यूजेनॉल। तो ये जो इगेनॉल करके जो हमारा यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, वो उस लौंग में यानी कि क्लोव में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हमें उसका वैसा टेस्ट आता है, हल्का सा बिटर, हल्का सा कड़वा टाइप, विच इज कंसंट्रेटेड इन दिस बर्ड्स एंड द अदर प्लांट पार्ट्स लिस्टेड। तो इतना यहीं तक का इंपॉर्टेंट है, आगे का लाइन आप मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोव के बारे में, कि कैसे कैसे वो बनता है एंड ऑल, है ना। और वो क्या है, एक अनओपन्ड फ्लावर बर्ड है और उसका नाम क्या है बायोलॉजिकली, तो सीजियम एरोमेटिकम। ठीक है, चलो। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? वाह, ये कौन नहीं जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा, लेवोइजर, एंटोइन लेवोइजर। ठीक है, तो एंटोनी मैं इसे एंटोइन बोलती थी, एंटोनी लेवोइजर इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ड्यू टू हिज groundbreaking work that fundamentally transformed the field from qualitative to quantitative, है ना, क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल साइंस में इन्होंने कन्वर्ट करा है साइंस को, इसलिए इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। चलो आगे। Which of the following is also known as laughing gas? Laughing gas किसको कहते हैं? Laughing gas किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा ठीक है, आज का वर्क ले लो, मैंने कल भी वर्क दिया था, आज भी दे रही हूँ। आज का वर्क ये होगा कि आपको बाकी सारे ऑक्साइड्स के बारे में और जो भी हमारा बायोमोलिक्यूल है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? N2O, विच इज कलरलेस होता है, नॉन फ्लैमेबल गैस है, दैट इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस ड्यू टू द euphoric and sometimes laughter inducing effects it has when inhaled, है ना। And this name was coined by Humphrey Davy in 1799, which is important after observing these physiological effects। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, इन्होंने ही दिया है। Which of the following is not a type of element? वाह, Which of the following is not a type of element? ये भी क्वेश्चन हो, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का एक प्रकार नहीं है? तो ये तो इजी है, इसमें क्या बताऊं, एक्सप्लेनेशन देखो सीधे। गैसेस को हम क्यों बोलते हैं कि वो तत्व नहीं है? रेफर टू स्टेट, क्योंकि ये एक मैटर है ना। मैटर में हमने क्या क्या पढ़ा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तत्व कैसे हो जाएगा? Not a fundamental type of element. Classification like the others, many elements can exist in different states depending on a temperature and pressure. For example, some non-metal like oxygen and nitrogen are gases at room temperature, while others like carbon and sulfur are solids. तो फंडामेंटली जो है हमारा गैस वो एक मैटर है, लेकिन समटाइम्स ये कंसिडर होता है एलिमेंट्स में। ठीक है, ये भी आप देख लो थोड़ा। बताइए दूं क्या? हिंदी वाला ही कर देती हूँ, हिंदी वाला भी कर ही देती हूँ। गैस के बारे में क्या है? गैसें पदार्थ की एक अवस्था को संदर्भित करती हैं, ना कि दूसरे की तरह तत्व वर्गीकरण का एक मूलभूत प्रकार, है ना, मूलभूत प्रकार है। कई तत्व तापमान और दबाव के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं यानी कि ठोस, तरल, गैस में मौजूद हो सकते हैं। करेक्ट। उदाहरण के लिए कुछ अधातुएं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर गैस होती हैं, बिल्कुल, जबकि अन्य जैसे कि कार्बन और सल्फर ठोस होती हैं यानी कि सॉलिड होती हैं। चलो, द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 7। द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 7, करेक्ट। द pH scale measures the acidity or basicity of a substance. A value of 7 indicates a neutral substance,
Pure water H2O is a neutral and has pH of 7 at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब कि हमें 7 pH वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही मिलता है. The main component of greenhouse gases, is methane. मीथेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, है ना. अरे नहीं, क्या पूछा था, अच्छा भाई मेरा दिमाग सब मिलके खराब कर दिए हैं. मैं क्या समझ रही थी और यहाँ पे मैं कुछ और समझ रही थी. मैं बायोगैस के बारे में देख रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था. सॉरी यार, एक्चुअली ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है और ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. मेरे दिमाग में बायोगैस चलने लग गया था. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो एमंग द गैसेस लिस्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड is the primary greenhouse gases whose concentration has been significantly increased by human activities and it is the largest contributor to anthropogenic climate change, है ना. यानी कि सूचीबद्ध गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी सांद्रता मानवीय गतिविधियों से काफी बढ़ गई है, करेक्ट. और यह मानव जीवन जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान करता है. ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन अनुपस्थित है. ऑक्सीजन एब्सेंट किसमें है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ रखा है. कैरोसिन में, कैरोसिन में जो है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, करेक्ट. कैरोसिन इज अ हाइड्रोकार्बन लिक्विड प्राइमरी कंसिडरिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स which do not inherently contain oxygen in their composition. मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि ये जब ये बर्न होता है ना, केरोसिन को जब हम लकड़ी पे डालते हैं, जब ये बर्न होता है तो ये सराउंडिंग से, एयर से ऑक्सीजन को इनटेक करता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है. इसीलिए हमें बोला जाता था कि केरोसिन को अगर किसी चीज़ पे डाल रहे हो तो उसको लंबे समय तक छोड़ो नहीं, वरना वो नहीं जलेगा. मतलब आपने जैसे डाला, आप जला दो तभी वो जलेगा. ऐसा आप सुने हो. चलो हो गया, क्या खत्म हो गया, अरे वाह. तो हमारा स्लाइड आज यहीं पे एंड होता है. फिर हम आएंगे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके और इंग्लिश का सीरीज जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है. तो सीरीज शुरू हो चुका है और इंग्लिश लैंग्वेज में ना बहुतों को मतलब बहुत तरह की दिक्कतें आ रही होंगी, मुझे पता है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी पूछा है कि अगर प्रॉब्लम हो रही है ना तो इंग्लिश में ही हो रही है, बिकॉज पहली चीज तो कि नेगेटिव मार्किंग डाल दिया है. तो भाई मतलब तुम क्वालिफाई करोगे भी ना, तो उसमें भी डाउट है कि होगा क्वालिफाई कि नहीं होगा क्वालिफाई. लेकिन अगर आप बेसिक चीजें सीख लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो तो 110% क्वालिफाई हो जाएगा. लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के होंगे, कैसे कैसे सॉल्व करूंगा. कोई कैलकुलेशन नहीं करके रखा होगा कि क्वालिफाई करने के लिए जो है कितना मार्क्स उसमें लाना जरूरी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पहले मैं कर लूंगा. तो ये कैलकुलेशन जो हम माइंड में कर लेते हैं ना, जीएस के लिए, मैथ के लिए, लेकिन हम ये लैंग्वेज पेपर के लिए हम नहीं किए हुए होते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, नहीं क्वालिफाई होगा तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ आपका चेक नहीं होगा. वैसे तो ये आपको भी पता होगा बट मैं रिमाइंड करा रही हूँ. तो भाई हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं. हम YouTube पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेके आ रहे हैं PYQ सीरीज जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और YouTube पे जा रही है, ठीक है. तो आप उसको देखो, है ना, आप उसको देखो, आपको समझो, आपको जितना भी मतलब लग रहा है कि वो आपके लिए हेल्पिंग है तो आप उस तरीके से आप उसको पढ़ो, है ना, अच्छे से. और जो भी मैं उसमें बोल रही हूँ, लाइक कि मैं ही करा रही हूँ वो, तो जो भी मैं उसको बोल रही हूँ उसमें कि आप और अलग से क्या कर लो एंड क्या नहीं, तो उसको भी आप प्लीज फॉलो कर लो, बिकॉज दैट इज आई थिंक गुड फॉर यू. और अगर आपको मतलब टाइम की कमी लग रही है तो आप वीडियो को 1.5 पे देख लो, 1.75 पे देख लो, तो उस तरीके से आप देख लो, है ना. लेकिन मैं तो कहूंगी कि आप आराम से उसको पढ़ लो, देख लो, क्योंकि उसमें आपको मैं हर चीज, हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ. मतलब हम सीधा प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्वेश्चंस. हम नहीं जा रहे हैं कि नहीं पहले चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, एग्जाम्पल देख देख के एक एक लाइन सीखेंगे. लाइन सीखने वाला टाइम बचा ही नहीं है. हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, जो भी उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, जितना हो सके आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे जो है आगे
क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे, हम उसमें ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन की भी समझ हो जाएगी कि कैसे पूछ सकता है, और आपसे बनने भी लगेगा, नॉलेज भी होगी आपको, है ना। तो अभी जिस तरीके से हमारे पास समय का अभाव हो चुका है और अभी प्रेशर भी ज़्यादा हो चुका है, तो हमसे जैसा हो पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। और आपका काम है पढ़ना, आपका काम है देखना, आपका काम है आप बताना कि और हमें क्या करना चाहिए आपके लिए, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप देखो, पढ़ो और बस पढ़ते रहो, एग्जाम निकालो, क्रैक करो भाई, फोड़ दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम फिर मिलते हैं।